पेज नंबर 38। सो बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर अपनी पत्नी के वापस आने से उत्साहित भी है समर, लेकिन वो घर में किसी को दिखाना भी नहीं चाहता। अभी उसने उसका सारा सामान देखा, पिछली वीडियो में आपने सुना है ना। लेकिन वो घर वालों के सामने इस बात को नहीं दिखाना चाहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ अपनी पत्नी को देखने के लिए, या वो आ गई है ना। सो इस ऐसे सोचते 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 वो बाहर निकल गया, घर से सड़कों पर चला गया। तो उसने क्या देखा, पंजाबी शरणार्थियों ने ठेलियाँ लगा ली हैं, सामान बेच रहे हैं। ओके, सो लड़के मूंगफली और चने बेचने लगे थे, कुछ फुटपाथों पर काठ की दुकानों पर कपड़े बेचने लगे थे। एक बात माननी पड़ेगी, कितने साहस और अध्यवसाय के साथ साथ इन लोगों ने अपने को जमाना शुरू कर दिया। इतने भयानक कष्टों के बाद, ऐसी परले से गुजर चुकने के बाद भी हम लोग तो केवल भीख मांगते पड़े रहते। क्या क्या नहीं इन्होंने सहा, क्या क्या नहीं देखा। अपने छूटे हुए वैभव को, बिछड़ी हुई धरती को याद करते हैं, मरे हुओं को रोते हैं और फिर नए सिरे से उधम लग जाते हैं। सो हो सकता है बच्चों ये उस समय की बात हो जब पंजाब और पाकिस्तान अलग अलग हुआ, या स्वतंत्रता का कोई ऐसा घटना घटी हो कि इन लोगों को इस तरीके से इधर शरण लेनी पड़ी हो, है ना, और इन्होंने अपना व्यवसाय फिर से जमाया हो। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम लोग का घर बार छिन जाता, हम लोग तो क्या करते, बाप रे बाप, है ना। सो लेकिन इन लोगों ने वापस अपना उद्यम किया है, ठीक है। सो यहाँ देखो, औरतें दिन रात नलों के बीच बैठी कपड़े कूटती रहती है। बहुत दिन बाद याद आया कि मैं संघ के बौद्धिकों में भी नहीं गया, उधर ही चलो। सो ग्रुप है संघ बौद्धिकों, बौद्धिक एक ग्रुप होता है, तो उधर चला जाता हूँ। लेकिन इतने दिन ना आने का कारण दूंगा, क्या कारण दूंगा, झेप भी लगेगी। आज नहीं, फिर किसी दिन जाऊंगा। पिछला सारा विषाद और सारी चिंता कहाँ चली गई, मुझे खुद आश्चर्य हो। जो विषाद में गुस्सा था मेरे अंदर और बहुत सारी चिंता थी, जाने कहाँ चली गई। कल जब इस समय इसी पुल से गुजर रहा था तो तनाव से नसें फटे जा रही थी। यह प्रभा सच ही बहुत गहरी और समझदार लड़की है। कोई और लड़की होती तो घर जाकर मेरी बुराई करती कि मैं मुंह दिखाने की हिम्मत ना पड़ती। बताया होगा कि पढ़ने में व्यस्त है, परीक्षा आ रही है। यही तो फर्क है एक पढ़ी लिखी लड़की में और बेपढ़ी लिखी में। हमारे यहाँ भी क्या उस दिन जरा सा नमक ज्यादा होने से बवेला मचा। अरे आदमी है, जरा ज्यादा नमक पड़ गया तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई। देखिए अब वो सोच रहा है उस दिन तो ठोकर मार दी थी थाली पे, लेकिन आज क्या सोच रहा है कि कितना बवेला मचा। आदमी इंसानी तो है, नमक ज़्यादा डाल दिया तो माफ़ नहीं किया। अरे आदमी तो ज़्यादा नमक पड़ ही गया तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई। और अब क्या उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं किया जा सकता। भाई नई बहू आई, घबरा गई होगी, नई जगह नए आदमियों के बीच, और अम्मा और भाभी जैसे भयानक आलोचक, बेचारी बौखला गई होगी। मुझसे ही कोई कह दे कि क्लास में खड़े होकर एक पेज पढ़ दो तो एक लाइन भी पढ़कर सुनाई नहीं जाएगी। खड़ा खड़ा हकलाता रहूंगा और सारा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। असल में मैं शुरू से ही बहुत जल्दबाज रहा हूँ। जरा कोई बात देखी तो झट अपने विचार बना डाले। यह मेरी बहुत ही बड़ी कमजोरी है, मुझे इसे पीछे छुड़ाना ही होगा। इस सारी घटना में तो सारा दोष मेरा ही है, उसका कोई कसूर नहीं। इस समय में पुल की दीवार के सहारे खड़ा खड़ा नीचे दूर तक चली जाती रेल की पटरियों को देख देखकर अथाह आश्चर्य करता रहा कि वो कौन सी और कैसी दुश्चिंताएं रहीं कि जिनके कारण मंदिर के उस कोने में बैठकर मैं सिसक कर रोया हूँ। मीन्स बेफालतू में रो रहा था ना ये शुरुआत में, देखे तो अब उसको लग रहा है कि मैं क्यों, ऐसे क्या दुश्चिंता थी और वे क्या बातें वास्तव में इस लायक थी कि मैं उन पर बैठकर घंटों सिर खपाया जाए और रोया जाए। उस समय में उपेक्षा
उसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार, पत्र न डालने की गुस्ताखी सबको भूल गया। काफी देर बाद जब आया तो भाभी ने ना जाने कहाँ से निकलकर कहा, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों। सो बच्चों, समर जी घर पहुंचे, दिमाग कहाँ है? प्रभा के पास। बहुत सारी बातें सोच रहे हैं उसके विषय में, लेकिन अब घर पहुंचे हैं। और घर पहुंचते ही भाभी जी बोली, पेज नंबर 39 पर, लाला जी खाना वाना नहीं खाना? बहू भूखी बैठी है। यहाँ तो राह देखते देखते पलकें सूझ गई हैं कि अब आए और लाला जी के सुबह से दर्शन ही नहीं हो रहे। आज तो तुम सुबह के गए अब आए हो, मैं जानूं कॉलेज के बाद भी नहीं आए। परिहास उनकी वाणी से फूटा पड़ रहा था। परिहास मीन्स एक टोंटिंग कह सकते हैं, मजाक कह सकते हैं, ठीक है। जानबूझकर वो जोर से ये बात बोल रही थी। इधर मैंने बेकार की बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था और सिर्फ जरूरी बातों का ही जवाब देता था। अक्सर ही भाभी मजाकों का बुझे स्वर से जवाब देकर अक्सर ही भाभी के मजाकों का बुझे स्वर से जवाब देकर समाप्त कर डालता था। किसी से बातें करने का मन नहीं होता था। चाहता था उसी व्यवहार को इस समय भी बनाए रखूं, ताकि कोई मेरे इस आकस्मिक परिवर्तन को भांप न ले। बड़े संजीदा स्वर में कहा, हाँ मुझे यों ही भाभी कुछ काम था। फिर क्या कहा उसने? प्रभा के आने का भी पता नहीं, भाभी बोली। मैंने यों उनके चेहरे की तरफ देखा, मानो उनकी बात को नहीं समझा। फिर सहसा जल्दी मचाता सा बोला, भाई मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे पहले खाना दे दो, भूख लगी है, फिर बैठकर पढ़ना है। पीछे खाना मिलेगा, पहले मिठाई खिलाओ। कहीं दूर गहराई से मुन्नी की आवाज सुनाई दी। जवाब में भाभी हंस पड़ी। अरे इन्होंने खिलाई मिठाई, ससुराल की मिठाई खाने की तो बड़ी जल्दी लपकेंगे। वे हंसते हुए सुंदर लगती हैं। कौन? भाभी। अरे तुम छोड़ो मिठाई विठाई। भाभी मुझे तो रूखी रोटी दे दो, यही बहुत है। मुबारक हो मिठाई तुम्हें और ससुराल वालों को। मैंने व्यस्तता के भाव से कहा। खा पीकर जल्दी पढ़ने बैठूंगा, बोर्ड के इम्तिहान है। इस समय भाभी प्रसन्न दिखाई दी। खा पीकर लालटेन सामने रखकर मैं पढ़ने बैठ गया। ठंड पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी बहुत तेज नहीं थी। पढ़ने में नींद जल्दी आ जाती है और अधिक परिश्रम नहीं हो पाता, इसलिए मैं जमीन पर ही बिस्तर बिछाता और चारपाई एक और खड़ी रहती। उस पर मेरे गंदे रजाई गद्दे लदे रहते। मैं रोज इस बात की कसम खाता कि बाहर 1 बजे तक पढ़कर 4:30-5 पर सुबह उठ जाया करूं, लेकिन यह प्रोग्राम कभी चल नहीं पाया। सो मीन्स बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं कि हम सुबह उठेंगे पढ़ेंगे, लेकिन सोते रहते हैं। सो वही कह रहा है कि प्रोग्राम नहीं चल पाया। घर भर में मैं ही सबसे ऊंची क्लास में पढ़ता था, इसलिए मुझे एक अलग लालटेन लेने का अधिकार था। एक लालटेन थी इनके पास, ठीक है, जो मिट्टी के तेल से लालटेन अगर आप लोगों ने देखी है जलती है। बाकी दोनों भाई एक ही लालटेन से पढ़ते थे। इनके 2 और छोटे भाई हैं जो कि एक ही लालटेन से पढ़ते थे। ये अकेले बंदे थे जो एक लालटेन इनके हक में थी, ठीक है। हालांकि इस पर भी आए दिन उधम उठता रहता कि बाकी एक लालटेन से सारे घर का काम कैसे चले। खास तौर पर जिस दिन मैं लालटेन, पेज नंबर 40 पे देखेंगे बच्चों। मैं लालटेन जलती छोड़कर सो जाता, पेज नंबर 40 पे। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, लालटेन जल रही है और भैया देख लेते हैं। उस दिन तो मिट्टी के तेल को लेकर जो हंगामा मचता, उसका वर्णन ना करना ही अच्छा है, क्योंकि मिट्टी के तेल के भी पैसे लगते हैं ना। कमाने वाले बंदे एक ही हैं, केवल पापा को पेंशन मिलती है। लालटेन के सामने पुस्तक में आंखें गड़ाए, सिर झुकाए मैं बैठा रहा। मैथ्यू आर्नल्ड
की सोहराब और रुस्तम किताबें थीं, लेकिन पढ़ने का प्रयत्न करके भी पढ़ा नहीं जा रहा था। हार कर यह प्रयत्न भी छोड़ दिया। चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। कभी कभी ध्यान आ जाता तो पन्ना पलट लेता। देखना मैं यह चाहता था कि वह आखिर क्या करती है। जानता था जब घर का सारा काम खत्म हो जाएगा, वहाँ की सारी बातें हो लेंगी, यहाँ की सारी बातें जब मुन्नी और भाभी से सुन ली जाएंगी तो वह आएगी। ठीक है, सो ये वेट कर रहे हैं कि उनकी पत्नी उनके कमरे में आए अभी। सो कैसे वो कि काम खत्म होगा, बातें बातें होंगी, ये सब कुछ उसके बाद ही आएंगी। मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह आएगी प्रभा। आखिर कितनी बातें और करनी है, कितनी बातें करेगी, अभी तक आई नहीं। पैरों की आवाज सुना, आवाज से सुना कोई आ रहा है। अभी तक नीचे बातें करने की जो भनभनाहट सुनाई दे रही थी वह भी बंद हो गई। मैंने देखा इधर अम्मा बिल्कुल चुप थी, स्पष्ट उपेक्षा दिखा रही थी। उन्हें जाड़ा ज्यादा लगता था। सो चुपचाप रजाई ओढ़े, हाथ में माला की थैलियाँ लटकाए मन ही मन उसकी जो गुर्रियाँ हैं गिन रही होंगी। मैंने वहीं बैठे बैठे अनुमान लगाया, मतलब वो माँ ऐसा कर रही होगी, कमरे में बैठे बैठे अनुमान लगाया जा रहा है समर द्वारा। एक मन हुआ कि चलूं जरा बाहर से नीचे झांक कर देखूं कि देर क्या है करके अभी तक क्यों नहीं आई। लेकिन एक तो अगर भैया अपने कमरे में हुए तो देख लेंगे, ये भी डर था कि अगर मैं झांका ताकी करूंगा, नीचे जाके देखूंगा तो कहेंगे क्यों घूम रहा, किसे देखने आया। भैया देख लेंगे। दूसरे ऊपर से अम्मा का कमरा या बैठने की जगह नहीं दिखाई देती थी, या मैं डरता डरता सा अनावश्यक रूप से बाहर छत के एक और मुंडेर के सारे बनी मोरी तक हो आया, देख आया कि आ क्यों नहीं रही, देख कर आता हूँ नीचे जाके। फिर कल्पना करने लगा मुन्नी अपनी चरपाई पर पड़ी होगी, नाक तक रजाई खींचे, भाभी अम्मा के पैर दबा रही होंगी और शायद मुन्नी की चारपाई से लगी झुकी सिमटी सी प्रभा बैठी बैठी सुन रही होगी। मना रही होगी कि जल्दी से इन लोगों की बातें समाप्त हो तो दिन भर की थकी जाकर आराम करे। लगा दरवाजे पर कोई आकर चुपचाप खड़ा है। छाया से जाना वही थी, या तो मुझे पढ़ता हुआ देख रही थी या भीतर आने में झिझक रही थी। कुछ देर बाद भीत से ढंग से आकर उसने आहिस्ता से संदूक खोला कि जरा भी आवाज ना हो। सरसराहट से अनुमान लगाया कि कपड़े निकाले होंगे। कुछ देर यूं ही बैठी सोचती रही, फिर घुटनों पर हाथ रखकर उठी और बाहर चली गई। थकी है, शायद कपड़े बदलने बाहर गई है। मेरी सारी इंद्रियों की चेतना कानों में आ समाई। सेंस ऑर्गन होते हैं जो बच्चों हमारे, क्या होता है कि वो बहुत ध्यान से सुन रहा है। अब पहले तो उसने देखा कि वो आई, उसने अपने कपड़े निकाले और फिर उठकर चली गई। अब अगेन ध्यान कहाँ है उसका, प्रभा पर ही है। ठीक है, चूड़ियों की हल्की झनक, वस्त्रों की सरसराहट, स्वस्थ युवा नारी शरीर की अजब सी सुगंध का झोंका जैसे कमरे में आया और चला गया। मन विभोर हो आया और तने तारों पर पड़ी टंकार की तरह नसें लरज उठी। अभी भीतर व्याप्त होने वाले इस पेज नंबर 41 पर देखेंगे बच्चों। विचित्र उल्लास की उष्णता को मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यह उष्णता जैसे रग रग में फैलकर मेरे रोए रोए में समा गई थी। सो बच्चों ये यहाँ पर प्रभा के प्यार में पड़ गए हैं, ही इज फेल इन लव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी ये प्रभा की तरफ देख रहे हैं, प्रभा के आने के वजह से खुश भी हैं, उत्साहित है, लेकिन ये परिवार वालों को दिखाना नहीं चाहते, फिर ये वेट भी कर रहे हैं उसका। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे कि मैं मेरे विचारों में और मेरे मानसिकता में इतना बदलाव आ गया है ना। सो मैं बहुत हल्का और हैप्पी महसूस कर रहा हूँ, है ना। पिछली सारी बातें दिमाग से उड़ गई और भविष्य के न जाने कितने सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन के सुनहले चित्र झलमलाकर
थिरकने लगे। सो जैसे मूवी में हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखकर कई सपनों में खो जाते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर समर जी भी अपने दाम्पत्य जीवन के सुखद सपनों में खो गए हैं। तो आगे का हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों।